नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जब एक गरीब माँ ने अपनी बेटी की शादी अमीर अपाहिज लड़के से करनी चाही, तो बेटी ने कर दिया ऐसा काम कि मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती थी। मिसेस राघव हाफ रही थी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो था उनके पास। सुंदर कोठी, पति का चलता हुआ कारोबार, 3 बेटे, 2 बेटियां। दोनों बेटियां बहुत सुंदर थी और घर बैठे बैठे अच्छे रिश्ते भी मिल गए थे। दोनों अपने अपने घरों में खुश थी। एक बेटा सीए था तो दूसरा डॉक्टर। दोनों सुंदर व्यक्तित्व के मालिक थे। दोनों ने मनपसंद लड़कियों से शादी की और अपनी अपनी जिंदगी में संतुष्ट थे। संयुक्त परिवार था और मिलजुल कर रहते थे। फिर भला मिसेस राघव को क्या दुख था कि रोज मंदिर में घंटी बजाने आती थी। आंखें मूंद करके अपनी ईष्ट देव से क्या मन्नतें मांगती थी। मंदिर में बैठे पंडित जी जानते थे कि उन्हें क्या दुख है। इस बार उन्होंने आरती के बाद उन्हें रुकने को कहा। मिसेस राघव आशा निवित होकर बाहर प्रतीक्षा कर रही थी। सोच रही थी कि ईश्वर अपने भक्तों की पुकार सुनकर देर तक नहीं रुक सकते। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने बाहर आकर प्रतीक्षा आरत मिसेस राघव को देखा। वह झिझकते हुए पास आकर बोले, राम राम सेठानी जी, माफ कीजिए, मैंने बहुत प्रयत्न किए, किंतु आपके परिवार की हैसियत के हिसाब से आपके सबसे छोटे बेटे आशीष के विवाह के लिए कोई लड़की नहीं मिल पा रही है। बचपन में पोलियो के कारण उसकी एक टांग जो खराब हो गई थी। ये जानकर कोई भी बड़ी लड़की, सुंदर लड़की इस रिश्ते के लिए स्पष्ट मना कर देती है। दूसरी बात यह है कि आशीष केवल 12वीं पास है। 12वीं पास है तो क्या हुआ? हमारे समृद्ध और संपन्न परिवार को कौन सी लड़की अनदेखा कर सकती है? और तो और तो अपने पिता के इतने फैले हुए कारोबार का पार्टनर भी तो है पंडित जी। मेरा बेटा कुंवारा नहीं रहेगा। आप अगर कोई रिश्ता बताने में असमर्थ हैं तो बता दीजिए। मिसेस राघव ने कहा, सेठानी जी, आशीष की कुंडली अद्भुत है। सभी शुभ ग्रह अपने स्थान पर हैं। राजयोग जल्दी भाग्य बदलने वाला है, पर संघर्ष के बाद ही सुख की प्राप्ति होगी। इसका जीवन उस नदी की तरह होगा जिसके एक किनारे पर सुख तो दूसरे किनारे पर कठोर परिश्रम होगा। सम्मान के साथ अपमान भी अपनी जगह बनाकर बैठा है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पंडित जी बोले कि इसका भाग्य तभी सुख समय हो सकता है जब इसी की होने वाली संगनी के ग्रह भी ठीक इसी तरह के हो, किंतु ऐसे ग्रह वाले लोग बहुत बिरले ही होते हैं। बात करते करते पंडित जी मिसेस राघव के साथ मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलने लगे। सामने वह लड़की दिख रही थी सेठानी जी को, जो नीले रंग का सूट पहने हुए अभी थोड़ी देर पहले मंदिर में भजन गा रही थी। हाँ, बहुत मधुर स्वर में गा रही थी। कौन है वे? मिसेस राघव ने अचकचा कर पूछा। क्या आप इसे सचमुच नहीं जानती? यह आपके घर में काम करने वाली शीला की बेटी रेणु है। हाँ, कुछ साल पहले शीला अपनी बेटी को साथ लेकर आई थी। बहुत सुंदर निकल आई है। एक दिन काम करते हुए शीला ने बताया था कि उसकी बेटी ने बीए पास कर ली है। अब वे उसके लिए लड़का ढूंढ रही हैं। उसके पिता नहीं रहे, इसलिए ये जिम्मेवारी उसे अकेले ही निभानी पड़ेगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा था कि मैं उसकी कुछ आर्थिक मदद कर दूंगी। शीला ने उसे अपनी तरह घर घर काम करने के लिए नहीं भेजा। मैंने उसे मंदिर की सफाई तथा मंदिर के श्रृंगार के लिए रख लिया है। अच्छे स्वभाव की लड़की है। पंडित जी ने आगे कहना शुरू किया। शीला ने मुझसे इस लड़की की कुंडली बनाने को कहा था। मैं देखकर हैरान रह गया कि इस लड़की में भी ठीक वैसी ग्रह दशा है जैसे आपके बेटे आशीष की है। आप कहना क्या चाहते हैं पंडित जी? मिसेस राघव थोड़ा उत्तेजित होकर बोली। नहीं सेठानी जी, मैं तो यूं ही बता रहा था कि ऐसी ग्रह दशा यद्यपि दुर्लभ है, किंतु इस कन्या में भी है। मंदिर का प्रसाद हाथ में ली हुई सीढ़ियां उतरते हुए मिसेस राघव ने एक नजर रेणु पर डाली
और फिर भारी मन से घर की ओर चल पड़ी। रात भर वह करवटें बदलती रही। उनके ख्यालों में बार बार पंडित जी की बातें तथा रेणु का चेहरा घूमता रहा। क्या उन्हें रेणु को, जो उनके घर में काम करने वाली बाई शीला की बेटी है, उसे अपनी बहू बनाकर गिलियाना उचित होगा? कहा उनकी बड़ी बहू डॉक्टर रीतू, डॉक्टर बेटा रितेश घर में क्लिनिक चलाते हैं। कितना मशहूर है क्लिनिक। इससे हमारे घर को एक नई पहचान मिली है। डॉक्टर बहू कितनी सुंदर, पढ़ी लिखी और अच्छी है। छोटा बेटा लोकेश सीए, उसकी एमबीए पास लड़की से शादी हुई है। लोकेश और लीना की जोड़ी भी देखते ही बनती है। पारिवारिक स्तर पर भी लीना एक कॉलेज के प्रिंसिपल की बेटी है। उनका सबसे छोटा और लाडला बेटा आशीष बचपन से ही लकवाग्रस्त हो जाने के कारण हीन भावना से ग्रस्त हो गया था। संकोच के कारण वह कॉलेज में हुई रैंकिंग के बाद कॉलेज छोड़कर घर बैठ गया और उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका। अब उसे कोई लड़की देने को भी तैयार नहीं है। आशीष अब अपने पापा के साथ उनकी गारमेंट शॉप में बैठकर उनकी सहायता करता है। उन्होंने उसे अपने शोरूम में मैनेजर नियुक्त किया है। अब वह थोड़ा खुश रहने लगा है। 2 दिन तक मिसेस राघव मन ही मन घुलती रही। राघव साहब भी पत्नी को कुछ परेशान सा देख रहे थे। आखिर उन्होंने एक दिन पूछ ही लिया कि आजकल गुमसुम सी क्यों रहने लगी हो, मुझसे क्या छिपा रही हो? पति के पूछने पर उन्होंने सुबकते हुए अपनी सारी व्यथा भीगी आंखों तथा स्वर में तल्खी के साथ कह सुनाई। राघव साहब ने कुछ देर सोचकर गंभीर स्वर में कहा, एक बार शीला की बेटी से मिलकर देखते हैं। उसकी योग्यता, स्वभाव तथा रुचियों को देखना होगा। अभी आज के दौर की लड़की है। मत भूलो कि हमारे बेटे में भी कमियां हैं। अगले दिन दोपहर को जब शीला आंगन साफ कर रही थी तो मिसेस राघव ने उससे पूछ लिया कि घर में कौन कौन है। तो उसने बताया कि घर में तो एक ही बेटी है जो शादी योग्य है। उसके लिए लड़का ढूंढ रही हूँ, किंतु गरीब की लड़की को अच्छे खानदान का कमाऊ बेटा आसानी से कहाँ मिलता है। मिसेस राघव घर के नौकर चाकरों से ज्यादा बात नहीं करती थी। आज जब उन्होंने शीला से बात करनी शुरू की तो वह भी उत्साहित होकर बोलने लगी, मैडम जी विश्वास करो, मैं मेरठ के अच्छे खानदानी खाते पीते घर की बहू थी। बेटी अभी 4 साल की थी कि मेरे पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घर वालों ने लाछन लगाकर हमें घर से निकाल बाहर किया। उन्होंने तो अपनी जिम्मेवारी से पीछा छुड़ा लिया, किंतु हम इस भरी दुनिया में कहां से छुपाते। मैं अन पर इस नन्ही सी जान को लेकर बहन के पास आ गई। वहां भी कितने दिन रहती। अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी था मैडम। अब 3-4 घरों में काम करके अपना और बेटी का पेट पाल रही हूं। मैडम जी, मेरी बेटी रेणु ने बीए की पढ़ाई के साथ साथ सिलाई कढ़ाई का कोर्स भी कर रखा है। खाना भी अच्छी तरह बना लेती है। हाँ, तुम्हारी बेटी पढ़ी लिखी है, उसे कहीं काम पर क्यों नहीं लगाया? मिसेस राघव ने पूछ ही लिया। मैंने तो रेणु की शादी के लिए एक लड़का देख लिया था, किंतु पंडित जी ने बताया कि कुंडली में मंगल दोष के साथ राहु अर्चन डालकर बैठा है। अगर लड़के की कुंडली भी बिल्कुल ऐसी होगी तो ही शादी सफल होगी। पंडित जी को मंदिर के काम के लिए एक सहायक की आवश्यकता थी, तो उन्होंने रेणु को मंदिर में रखी मूर्तियों की साज सजावट तथा भजन आरती के लिए रख लिया। वहां से उसे 5,000 रुपये महीने के मिल जाते हैं। जब तक कहीं शादी का संयोग नहीं बनता वहीं काम करती रही। यही ठीक है। और तो और वहां काम करते करते गीता के श्लोक भी बोलने लगी है। शीला ने लगभग वही बातें बताई जो पंडित जी ने कही थी। मिसेस राघव को तसल्ली सी होने लगी। मिसेस राघव ने फिर शीला से कहा, किसी दिन रेणु को मेरे पास लेकर आना, मैं भी उसका भजन सुनना चाहती हूँ। रविवार का दिन था। शीला रेणु को साथ ले आई थी। रेणु एक सुंदर सलवार सूट पहनी थी। लंबे बालों को क्लिप से पीछे की ओर बांध रखा था। उसकी आंखें भूरी और मोटी मोटी थी।
हल्के मेकअप में बड़ी प्यारी लग रही थी रेणु। रेणु का भजन सुनने के लिए मिस्टर राघव भी बैठे हुए थे। आशीष को भी बुला लिया था। सचमुच बहुत मधुर स्वर में गीत गा रही थी और मंत्र मुग्ध से सब लोग संगीत का आनंद ले रहे थे। इसके बाद मिसेस राघव ने रेणु से कहा, बेटी, क्या आप रसोई घर में जाकर हमारे लिए 3 कप चाय बना देंगी? अपने लिए भी चाय बनाकर ले आना। तुम्हारी माँ शीला बाहर ही होगी, वह तुम्हें रसोई घर दिखा देगी। रेणु के रसोई घर में जाने के बाद मिसेस राघव ने अपने पति से रेणु के बारे में पूछा कि कैसी लगी। मिस्टर राघव बोले, मुझे तो ठीक लगी। मिस्टर राघव ने फिर आशीष की तरफ मुड़कर उससे पूछा कि ये लड़की तुम्हें कैसी लगी, कि तुम्हारी शादी इससे करवा दे। ये सुनकर आशीष हड़बड़ा गया और बोला, ये क्या कह रही हो माँ? उसने गर्दन घुमाकर देखा और हूं कहकर मुंह टेढ़ा कर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद रेणु सलीके से चाय बनाकर ले आई। चाय पीते हुए वह इधर उधर की बातें करते रहे। उन्होंने उसकी पढ़ाई, परिवार तथा दूसरी गतिविधियों के बारे में जानकारियां प्राप्त की। बड़ी शालीनता से उसने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्हें वह हर प्रकार से श्रेष्ठ प्रतीत हो रही थी। रेणु बेटी, तुम्हारे आने फिर तुमसे बातचीत करके अच्छा लगा। आती जाती रहा करो। मिसेस राघव ने कहा, आंटी, मुझे भी आप लोगों से बातचीत करके अच्छा लगा। अच्छा रेणु, अगले महीने की 2 नवंबर को आशीष का जन्मदिन है। घर में ही एक छोटी सी पार्टी रखी है। तुम भी समय से जरूर आ जाना। मेरी भी कुछ मदद करवा देना। मिसेस राघव ने कहा, जरूर आंटी, मैं अवश्य आ जाऊंगी। कहकर वह नमस्ते करती हुई चली गई। जन्मदिन की पार्टी के दिन वह गुलाबी रंग के बॉर्डर वाली प्लेन साड़ी पहने हुई आई। बालों में जूड़े के ऊपर एक लाल गुलाब टांग रखा था। चेहरे पर हल्का मेकअप और बाती पर एक छोटी काली बिंदी उसके चेहरे की शोभा बढ़ा रही थी। कौन कह सकता था कि वह घर घर काम करने वाली बाई की बेटी है। जन्मदिन की भेंट स्वरूप वह आशीष के लिए अपने हाथ से बनाए तो सुंदर रुमाल अच्छी तरह पैक करके ले आई थी। उसका हस्तशिल्प देखकर सभी चकित रह गए। पार्टी के लिए केक तथा दूसरे व्यंजन तो बाजार से मंगवा लिए, किंतु चाय तथा गर्मा गर्म पकौड़े घर पर ही बनवाने की योजना थी। पकौड़े बनाने की जिम्मेदारी रेणु ने संभाल ली थी। शाम होते ही मेहमान आने शुरू हो गए। कुछ नजदीकी रिश्तेदारों को ही निमंत्रित कर रखा था। जो भी आता रेणु की तरफ आंख भरकर जरूर देखता। राघव परिवार ने सभी से यही कहा कि वह उनकी फैमिली फ्रेंड है। पार्टी छोटी थी, किंतु हल्के संगीत के बीच केक काटने, सेल्फी लेने, हंसी मजाक के साथ साथ खाने पीने का आनंद सब ने लिया। पार्टी के बाद रेणु ने बहुत प्यारा सा गाना भी गाकर सुनाया। गाना की समाप्ति पर सबने खूब तालियां बजाई। फिर एक एक करके सभी मेहमान विदा हो गए। मेहमानों को विदा करने के बाद मिसेस और मिस्टर राघव के आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने आशीष को रेणु के साथ बात करते देखा। रेणु जी, आपके गिफ्ट के लिए थैंक्स। आप तो बहुत टैलेंटेड हैं, गाते भी बहुत अच्छा है। माता पिता को देखकर वह चौंक गया और थोड़ा पीछे हट गया। मिसेस राघव बोली, आप दोनों थोड़ी देर बालकनी में बैठकर आपस में बातें करो। हम पार्टी के बाद का बिखरा सामान समेटकर अभी आते हैं। मैं मदद करवाती हूँ ना आंटी, रेणु ने कहा। नहीं नहीं बेटा, तुमने बहुत मदद करवा दी थी। अब बैठकर थोड़ी देर गपशप करो, मिसेस राघव ने कहा। थोड़ी देर बाद मिस्टर और मिसेस राघव जब लौट कर आए तो वह दोनों 2 मित्रों की तरह बातें कर रहे थे। उन्हें आशीष में आए इस परिवर्तन को देखकर प्रसन्नता हुई। रेणु बेटी, तुम्हें आशीष कैसा लगा? कि हम तुम्हारी शादी इससे करवा दें? मिसेस राघव ने कहा। ये सुनते ही रेणु एकदम हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और बोली, आंटी, ऐसा मजाक क्यों कर रही है आप? मिसेस राघव बोली, मजाक नहीं बेटा, आई एम सीरियस। मैं सोच समझ कर कह रही हूँ। ये सुनकर रेणु शर्मा गई और वहां से जाने लगी। मिसेस राघव बोली, घर जा रही हो तो इस विषय पर
विचार करके अपनी माँ को बता देना कि हमने तुम्हें आशीष के लिए पसंद कर लिया है। अगर आप दोनों सहमत हो तो बात आगे बढ़ाएंगे। और हाँ, बाहर आपकी माँ शीला सब समेट चुकी है और घर जाने के लिए तैयार है। देर हो चुकी है, इसलिए ड्राइवर आप दोनों को घर छोड़ आएगा। शीला रेणु के घर जाने के बाद उसी रात को मिस्टर राघव ने अपने पूरे परिवार को घर के ड्राइंग रूम में एक महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए बुला लिया। सभी लोग उत्सुकता पूर्वक एक दूसरे की तरफ प्रश्नसूचक दृष्टि से देख रहे थे कि आज अचानक इस बैठक का औचित्य क्या है। मिस्टर राघव बोले, आप सब जानते हैं कि हम बहुत समय से अपने आशीष के लिए एक योग्य कन्या की तलाश कर रहे थे और मंदिर के पंडित शोभाराम जी ने हमारे लिए कोयले की खदान से एक सुंदर हीरा खोज निकाला है। सब एक स्वर में बोले, कौन है वह? मिस्टर राघव बोले, आज शाम को आप सभी उस प्यारी सी बच्ची से मिल चुके हो। मिस्टर राघव की बड़ी बहू रीतू बोली, कहीं आपका इशारा रेणु की तरफ तो नहीं? मिस्टर राघव की छोटी बहू लीना नाक भौं सिकोड़ते हुए बोली, क्या आप सचमुच शीला की बेटी की बात कर रहे हैं जो हमारे यहाँ बाई का काम करती है? मिस्टर राघव बोली, अगर तुम्हें पता ना होता कि वह शीला की बेटी है और वह आज से पहले तुम्हें किसी रेस्टोरेंट, ऑफिस अथवा किसी पार्क आदि में मिलती, तब भी क्या तुम इस प्रकार नाक भौं सिकोड़ती? आप सभी लोग बहुत पढ़े लिखे हो। सोने अथवा हीरे की कीमत उसके जमीन पर गिर जाने से कम नहीं हो जाती और ये झाड़ पहुंचकर फिर से रख लिया जाता है। ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किसी की जिंदगी की राह एकदम सपाट नहीं होती है। सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। शीला भी अच्छे खाते पीते खानदान की बहू थी। पति की मृत्यु के बाद उसने मेहनत मजदूरी करके अपना तथा अपनी बेटी का पेट भरा, उसे अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए। धन कमाने के लिए ना तो उसने किसी के आगे हाथ फैलाए और ना ही कोई गलती कदम उठाया। रेणु कितनी प्यारी बच्ची है, सुंदर, सुशील, हस्तशिल्प की कारीगर, कंठ में मिठास, घर के कामकाज में निपुण। और क्या चाहिए हमें? हम अपनी किसी धन दौलत का अभिमान करें। हो सकता है कि वह स्वयं की इस रिश्ते को ठुकरा दे। हो सकता है कि उसके मन में भी भविष्य के लिए कुछ और योजनाएं हो। ये भी हो सकता है कि उसने अपने मन में अपने होने वाले जीवन साथी के लिए कोई कल्पना ना रखी हो। मिस्टर राघव की बात सुनकर दोनों बेटे शांत हो गए, सहमति में सिर झुका लिया। दोनों बहूएं इस बात पर नाखुश दिखी। हमारे स्टेटस के क्या होगा? हम समाज में लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? राघव साहब बोले, बेटा शायद तुम लोग नहीं जानते कि जब पाकिस्तान बना था तो कितने ही हिंदू शरणार्थी दर बदर होकर, अनाथ होकर हिंदुस्तान लौटे थे। तब मैं केवल 11 वर्ष का था। मेरी माँ को तो दरिंदों ने गोली ही मार दी थी। हम बाप बेटा शरणार्थियों के लिए बने कैंप में रहते और नए नए बने रहे मकानों के लिए रेहड़ी पर ईंट सीमेंटें ढोते थे। 1-2 वर्ष बाद मेरा सरकारी स्कूल में दाखिला हो गया और पिताजी पटरी पर कपड़े बेचने लगे। अपने कठोर परिश्रम, लगन तथा ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे हमने ये मुकाम हासिल किया है, समझे? आज शीला और रेणु को मैं उसी राह के मुसाफिर की तरह देख रहा हूं। इसके बाद सभी ने सहमति में सिर हिला दिया। अगले दिन शीला काम करने आई तो सीधा कमरे में आकर मिसेस राघव के पैरों के पास बैठ गई और बोली, मेम साहब, कल रेणु को आपने क्या और कैसे कह दिया? कहाँ आप और कहाँ हम, जमीन आसमान का अंतर है। मिसेस राघव ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम बताओ कि रेणु को आशीष पसंद है या नहीं, और तुम भी राजी हो या नहीं? अंधा क्या चाहे दो आंखें, भगवान ने मेरी झोली में ना जाने किन जन्मों का सुख डाल दिया। पिछले 2 सालों से मैं बेटी का रिश्ता करवाने के लिए दौड़ धूप कर रही थी। अभी पिछले सप्ताह ही गांव की रिश्तेदारी से एक रिश्ता आया था। मैंने 4 दिन पहले ही तिलक कर दिया था। शीला ने कहा, क्या? ये सुनकर मिसेस राघव हड़बड़ा गई और बोली, तुमने बताया तक नहीं?
मैंने आपसे 2 दिन की छुट्टी ली थी ना, उसी में झटपट ये शुभ काम निपटा दिया। उस भोले बाबा के आशीर्वाद से सोचा था कि आपके लायक कोई अच्छा सा मिठाई का डिब्बा लाकर आपको एक खुशखबरी सुनाऊंगी। तो गुलाबी साड़ी जो रेणु ने कल पहनी थी, मैं वहीं से आई थी। शीला अपनी रो में बोले जा रही थी। आप रेणु को पसंद करने लगी थी। सोचा था शायद आपको शोरूम में रेणु को नौकरी मिल जाए। अगले साल ही शादी होगी। तब तक कुछ पैसे जमा हो गए तो दहेज के लिए कुछ चीजें खरीद लूंगी। शीला उत्साहित होकर बोले जा रही थी और मिसेस राघव के मन में खलबली मची हुई थी। वह केवल हूं हाँ कर रही थी। बड़ी कठिनाई में रात नहीं तो इस रिश्ते पर घर वालों की मोहर लगी थी। ये रिश्ता भी हाथ से फिसल गया। क्या करता है लड़का? कब की शादी है? मिसेस राघव ने अनमने मन से पूछा। ओवरसियर है, दूसरे शहर में। अभी अभी नौकरी लगी है। साल भर से पहले तो शादी नहीं हो पाएगी। लड़के की एक छोटी बहन है, उसका भी रिश्ता पक्का हो चुका है। बहन की शादी के 6 महीने बाद ही इनकी शादी की तारीख निकल पाएगी। हमें तो आशीष के लिए रेणु पसंद आने लगी थी। मिसेस राघव ने एक बार फिर बात बढ़ाने की कोशिश की। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप अपने यहाँ तक सोच दिया, पर कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। हम तो आपके पैरों की जूते के बराबर भी नहीं हैं। आप साहब से बात करके रेणु को नौकर पर ही रख लो तो आपको बहुत बहुत मेहरबानी होगी। कहकर शीला ने मिसेस राघव के आगे हाथ जोड़ दिए। उसी दिन रात को सोने से पहले मिसेस राघव ने अपने पति को मायूसी से बताया कि रेणु की सगाई तो 4 दिन पहले ही अपने रिश्तेदारी में हो चुकी है। वह हमारे प्रस्ताव पर विचार भी नहीं कर रहे। संभवतः है वे हमारे शोरूम में रेणु की नौकरी के लिए आपसे बातें करेंगे। इस विषय पर आप जो निर्णय लेना चाहे, आपकी मर्जी। मिस्टर राघव ये बात सुनकर पहले तो चौंक गए, फिर उनके मुंह से निकला, मेरा मन कुछ और है। भेज देना नौकरी पर रेणु को। 2 दिन बाद शीला सुबह काम पर आते ही मिस्टर राघव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। शीला बोली, शायद मेम साहब ने आपको रेणु को दुकान पर काम पर लगाने के लिए बात की होगी। मिस्टर राघव ने कहा, हाँ किसी दिन रेणु को मेरे पास लेकर आना, देखता हूं वह क्या क्या कर सकती है। शीला बोली, वह गेट के पास ही खड़ी है, अंदर आने में थोड़ा हिचकिचा रही है। मिस्टर राघव ने कहा, अगर उसे ले ही आई हो तो उसे बुला लो, अभी बात कर लेते हैं। शीला शीघ्र ही रेणु को साथ लेकर आ गई। रेणु हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते अंकल। मिस्टर राघव ने कहा, आओ बेटी, नमस्ते। क्या तुम सचमुच दुकान में काम करना चाहोगी? क्या क्या कर सकते हो तुम? रेणु बोली, सिलाई का कोर्स तो कर रखा है, पर मुझे ड्रेसेस को नए अंदाज में सजाने का विशेष शौक है कि कहाँ लेस, बॉर्डर, कढ़ाई, बटन, पेच आदि लगाकर मामूली कपड़ों को भी नया रंग रूप तथा भव्य रूप दिया जा सके। मिस्टर राघव बोले, ग्रेट, यही रचनात्मक ही तो चाहिए होती है। ठीक है, कल काम पर आ जाना। तुम्हारे काम को देखकर ही आगे बात करेंगे। अगले दिन रेणु समय पर तैयार होकर शोरूम के बाहर पहुंच गई। दुकान खुल चुकी थी। राघव साहब और आशीष भी थोड़ी देर में दुकान पर पहुंच गए। दुकान का टेलर मास्टर भी अपनी सिलाई मशीन की सफाई आदि करके अपने आज के कपड़ों पर काम करने के लिए एक बंडल खोल रखा था। एक नौकर झाड़ पोंछ कर वैक्स के बने पुतलों को बाहर की ओर सजा रहा था और दूसरा उन्हें नई पोशाकों को पहनने में व्यस्त हो था। इतने में राघव साहब की नजर दुकान के बाहर खड़ी रेणु पर पड़ी। वे उसे अंदर बुलाकर रिसेप्शन वाली सीट पर बिठा देते हैं। शोरूम के बाहर चाय के स्टॉल से चाय को ऑर्डर करके चाय पीते पीते वे रेणु से बात करने लगे। उनके इशारे पर एक नौकर एक बड़ी सी गठरी ले आया। उसके अंदर सुंदर सुंदर शॉलें थी। वाह, कितनी सुंदर शॉलें हैं, रेणु ने अचानक बोल पड़ी। राघव साहब बोले, हाँ, बहुत सुंदर और बहुत कीमती भी, पर थोड़ी सी लापरवाही से इन्हें चूहे कुतर गए हैं।
लाखों का नुकसान हो गया है। ना फेंकते बनते हैं ना रखते। बेटी, अब तुम्हारी परीक्षा है कि इन सौलों का तुम कायाकल्प कैसे कर सकती हो। चाय पीने के बाद रेणु उस गठरी को लेकर दुकान के एक कोने में ले गई और फिर टेलर मास्टर के पास एक बॉक्स में रखे लैस बॉर्डर बटन, पैच, रंग बिरंगे धागों आदि की तरफ ध्यानपूर्वक देखने लगी। एक शॉल को अच्छी तरह रफू करके उस पर पेच तथा कढ़ाई आदि करके शाम होने से पहले एक स्त्री पुतली पर एक नए अंदाज में फैला दी। उसे देखते ही सब दंग रह गए। वह पुतला सभी पुतलों से आकर्षक लग रहा था। राघव साहब के मुंह से भी बाहर निकल गया। आशीष सुबह से लगभग चुपचाप बैठा रेणु की तरफ बीच बीच में निगाह डाल देता था। वह भी हैरानी और प्रसन्नता के मिले जुले भाव से प्रशंसा करने में पीछे नहीं रहा। कमाल कर दिया आपने, ऐसा वंडरफुल काम तो हमारा टेलर मास्टर भी नहीं कर सकता था। इतनी प्रशंसा भी ठीक नहीं। टेलर मास्टर के दम पर ही तो ये शोरूम इतना आगे बढ़ रहा है। टेलर मास्टर की तरफ देखते हुए रेणु ने कहा। टेलर मास्टर ने भी रेणु की तरफ धन्यवाद की मुद्रा में हाथ जोड़ दिए। रेणु की माँ शीला बेसब्री से बेटी के घर आने का इंतजार कर रही थी। रेणु के घर पहुंचते ही उसे बाहों में भर लिया। शीला बोली, चूल्हे पर चाय का पानी रखा है, अभी बनाकर आती हूँ, फिर मिलकर बात करेंगे। तब तक तुम हाथ मुंह धो लो। रेणु बोली, मेरी अच्छी माँ, मेरी प्यारी माँ, थक गई हूँ सचमुच। चाय पीने का मन कर रहा था, बस अभी आई। रेणु ने माँ को शोरूम में हुई सभी घटनाओं तथा बातों की जानकारी देते हुए कहा, माँ, बहुत अच्छे हैं अंकल। मैंने जो शॉल ठीक कर दी थी वह इतने प्रसन्न हो गए कि वह मेरी नौकरी पक्की कर दी और 10,000 तनख्वाह पर फौरन रख लिया। शीला बोली, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। कुछ समय पहले तक तो मैं तुम्हारी शादी की चिंता में घुली जा रही थी और अब देखो, अपनी बिरादरी का सुंदर स्वस्थ पढ़ा लिखा लड़का मिल गया और साथ ही शादी के खर्च का प्रबंध हो गया। साल भर बाद शादी हो तो कोई तंगी नहीं होगी। रेणु शर्मा के अंदर चली गई। धीरे धीरे रेणु की शोरूम के कर्मचारियों से बातचीत होने लगी। आशीष भी धीरे धीरे रेणु से हंसी मजाक कर लेता था। एक दिन लंच टाइम में उसने रेणु से कहा, आप घर से टिफिन लेकर आती हैं या तो कोई घर से टिफिन नहीं लाता। चांदनी चौक में तो मजेदार व्यंजनों की भरमार है, क्योंकि लजीज व्यंजन हम सब बाहर जाकर अथवा यहाँ ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। लोग तो बाहर से विशेषकर चांदनी चौक जाते हैं और खाने के चटकारे लेने के लिए। और आप चलिए, आज आपको चाट के स्टॉल पर ले चलता हूँ। रेणु बोली, पर आज तो मेरे पास टिफिन है। आशीष बोला, आप अपना टिफिन रात को खा लेना। चलिए, पास में ही चाट भंडार पर चाट खाते खाते रेणु के चेहरे पर दही का निशान लग जाता है और आशीष मुस्कुराते हुए उसकी तरफ अपना रुमाल बढ़ा देता है। इस तरह मस्ती के साथ साथ काम भी अच्छी तरह हो रहा है। एक दिन रेणु को मंगेतर महेश का लिखा प्रेम पत्र मिला। शर्माते हुए दरवाजा बंद करके उसने पत्र खोला। प्रेम रस में डूबी मीठी मीठी बातें लिखते हुए उसने बताया कि उसे रेणु की बहुत याद आती है। साथ ही कहा कि वह अपनी इस नौकरी में बहुत खुश है। वह रेणु को भी पत्र का जवाब देने को कहता है। साथ ही पूछा कि घर के आसपास का कोई फोन नंबर हो तो बताना, कभी कभार फोन पर भी बात कर लेंगे। रेणु ने भी कम और शालीन शब्दों में पत्र का जवाब दे दिया। साथ ही अपनी नौकरी का समाचार भी दिया। शोरूम का फोन नंबर देते हुए लिखा कि बहुत जरूरी हो तभी फोन करना। रेणु के नए जीवन, उसके पंख लगते सपनों तथा यौवन का नया अध्याय था। उसे आजकल आसमान अधिक नीला दिखाई देता, फूल अधिक महकते लगते और सब कुछ रुमानी लगता। रात को सोते समय महेश सपनों के राजकुमार की तरह आता और सुबह भोला आशीष मुस्कुराते हुए जैसे चंचलता से उसे उठा देता। दिन और रात सुहावने और मदमाते थे। अगले सप्ताह अचानक महेश ने फोन कर दिया और रेणु की नौकरी की बात को लेकर नाराजगी प्रकट की।
महेश बोला, नौकरी क्यों? हमारे खानदान में औरतें घर से बाहर काम करने नहीं जाती। रेणु बोली, आज के युग में आप कैसी बातें कर रहे हैं? आजकल तो हर लड़की, हर नारी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। महेश बोला, और इसका नतीजा होता है कि आए दिन पति को झूठे बर्तन मांजने पड़ते हैं, बच्चे संभालने पड़ते हैं। रेणु ने हंसकर कहा, तो ठीक है ना, मिलजुल कर गृहस्थी का कोलू खींचते हैं। महेश बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, तुम ये नौकरी छोड़ दो। रेणु शिकायती स्वर में बोली, आप जानते हैं हर पंछी अपने पंख फैलाकर खुले आसमान में उड़न भरना चाहता है। महेश बोला, मुझे पता नहीं था कि तुम जिद्दी भी हो। रेणु बोली, मैं जिद्दी तो कभी भी नहीं थी, पर भरोसा था कि आप पढ़े लिखे हो, समझोगे। महेश बोला, कर लो मनमानी, पर शादी के बाद तो तुम्हें सिर्फ घर की रानी बनाकर रखूंगा। और फोन रख दिया। रेणु का मन खिन्नत हो जाता है। गर्दन उठाकर देखती है कि शोरूम के सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे। शर्मिंदगी के भाव के साथ वह अपनी सीट की तरफ बढ़ जाती है। रेणु को महेश जी पर क्रोध आ रहा था कि मना करने पर भी दुकान में फोन कर दिया। अभी जुमा 4 दिन ही हुए थे यहाँ काम करते। सब लोग क्या सोचते होंगे? घर जाकर संयुक्त होकर रेणु ने अपनी माँ को फोन के बारे में बताया, किंतु उन्हें ये सुनकर प्रसन्नता हुई। ये तुम्हारे प्रति उसके प्रेम और पूर्ण अधिकार का प्रमाण है। माँ बरबस बोल पड़ी। शायद एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के बीच का अंतर था। रात को सोते समय रेणु की आंखों में नींद नहीं थी। उसके ख्यालों में नई नौकरी, नई आशाएं, नए सपने डोलने लगते हैं। फिर महेश जी के बिगड़े बोल, जैसे एक शिकारी चिड़िया को जाल में फंसाकर उसके पर काटने चला हो। थोड़ी देर करवटें बदलने पर याद आने लगे राघव साहब तथा आशीष के प्रशंसा भरे बोल। कितना सम्मान था उन शब्दों में, जैसे उस घायल चिड़िया के घावों पर मरहम लगा दिया हो। और रेणु धीरे धीरे नींद के आगोश में समा गई। रेणु बहुत मेहनती और फुर्तीली थी। अपने काम के प्रति उसके मन में बहुत जुनून भी था। एक दिन अचानक पैर फिसल जाने से उसके पैर में मोच आ गई। उसी समय फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाकर उसे दर्द की गोली देकर पट्टी बांध दी गई। डॉक्टर को दिखाने के लिए उसने स्वयं ही मना कर दिया। आशीष ने रेणु को प्रस्ताव दिया कि आपका घर हमारे घर के रास्ते में है, शाम को ड्राइवर आपको छोड़ता हुआ हमें घर ले जाएगा। रेणु को घर के बाहर पहुंचाने के बाद ड्राइवर उसे सहारा देते हुए अंदर ले जाता है। वसीला की समधिन यानी रेणु की होने वाली सास आई हुई थी। सास को देखकर रेणु नमस्ते के लिए हाथ जोड़ती है, किंतु वह जवाब ना देकर उसे तीखी नजरों से देखती है। और इधर माँ घबराकर उसका हाल पूछती है। माँ, आज अचानक मोच लग जाने के कारण ड्राइवर मुझे घर तक छोड़ने आ गया। आप घबराओ मत, 1 दिन में ठीक हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला गर्म दूध लेकर आती हूँ। कहकर माँ रसोई घर में चली गई। रेणु वहीं कुर्सी पर बैठ जाती है। क्या तुम रोज रात को इतनी देर से घर लौटती हो? और लल्ला के कहने पर भी तुमने नौकरी नहीं छोड़ी? शीला दूध का गिलास लाते हुए बोली। चिंता की कोई बात नहीं, बहुत सालों से इसके नियुक्ता और उसके परिवार को जानती हूँ। शरीफ लोग हैं। शादी के बाद लड़की आपकी हो जाएगी। नौकरी करवाओ या नहीं, आपकी मर्जी। आज मोच लग जाने के कारण ही ड्राइवर छोड़कर गया है, वरना रोज तो बस से घर लौटती है ये। शीला ने समझाने की कोशिश की। कुछ महीने बाद शोरूम का काम बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ रहा था। फाका वातावरण खुशनुमा था। मौसम भी बदल रहा है। सर्दियों के भारी भरकम गर्म कपड़ों की जगह रंग बिरंगी हल्की फुल्की पोशाकें नई सज्जा के साथ ग्राहकों को लुभाती हैं। रेणु के सुझाव पर बच्चों को आकर्षित करने के लिए उनके सेक्शन में दीवारों पर पेड़ से कार्टून आदि बनवाने दिए गए थे।
इसी बीच व्यापार व्यवसाय वालों के बीच वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से सूचना आती है कि अगले माह होने वाले व्यापार मेले में जो भाग लेना चाहते हैं वे अपना नामांकन करवा दें। राघव साहब ने कभी इस तरह के समारोह में हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। किंतु रेणु ने उत्साहित होकर कहा, अंकल, हमारा ब्रांड इसी गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर सकते हैं। कहकर उसने राघव साहब की तरफ देखा। राघव साहब उसके उत्साह को देखकर चकित रह गया। फिर आशीष और दूसरे कर्मचारियों ने भी प्रतिबद्धता दिखाई। अंत में राघव साहब ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी। राघव साहब का सारा स्टाफ मनोयोग्य पूरे उत्साह से स्टॉल को सजाने जुट गया। रेणु एक सेनापति की तरह सबको निर्देश दे रही थी। व्यापार मेला शुरू होते ही ग्राहकों की भीड़ राघव गारमेंट्स की ओर आकर्षित होने लगी। इनकी बनाई बच्चों की पोशाकें एकदम नए रंग रूप और आकार में अलग थी, जो परंपरागत डिजाइनों से अधिक सुंदर, सस्ती और मनमोहक थी। राघव गारमेंट्स के स्टॉल पर खड़े खड़े एक दिन रेणु की निगाह एक युवा जोड़े पर पड़ी, जो हाथों में हाथ डाले खाने पीने के स्टॉल की तरफ बढ़ रहा था। रेणु को संदेह हुआ। आंखें मलकर उसने फिर से देखा। महेश जी थे, रेणु के मंगेतर। रेणु ने पीछे से आवाज लगाई और आश्चर्य से पूछा, आप यहाँ? महेश और उस आधुनिक ने पीछे मुड़कर देखा। महेश रेणु को देखकर हक्का बक्का रह गया। फिर अचानक संयत कर रेणु की तरफ कठोर मुर्दा बनाकर पूछा, ओ रेणु, तुम यहाँ मेले में अकेले कहाँ घूम रही हो? ओ महेश जी, आपको बताया तो था कि मैंने गारमेंट शॉप में नौकरी कर दी थी और मैंने तुम्हें फौरन नौकरी छोड़ने का आदेश दिया था। कहा था कि नहीं? क्यों अभी तक इस नौकरी से चिपकी हुई हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी जिद के पीछे कहीं कोई चक्कर हो? महेश ने कहा। ये सुनकर रेणु स्तब्ध रह गई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? मन ही मन वह सोचती है कि कहीं मुझ पर दोषारोपण करके महेश जी अपने कृत्य पर तो पर्दा नहीं डाल रहे। रेणु क्रोध और संदेह से स्कर्ट टॉप पहनने उस आधुनिक को घूरा। तुम हटो हमारे रास्ते से, चिढ़कर कहकर महेश आगे बढ़ गया। आज फिर दूसरी बार अपने सहयोगी मित्रों के सामने रेणु को तिरस्कृत होना पड़ा था। अपमान का घूंट पीकर वह थोड़ी देर तक अस्थिर रही, फिर समय और स्थिति की नजाकत को समझते हुए थोड़ी देर बाद खुद को संयत कर फिर से काम में जुट गई। आशीष ने समझदारी से काम लेते हुए एक कर्मचारी के हाथ से लिम्का की एक बोतल उसकी मेज तक पहुंचा दी। किसी ने रेणु को दिलासा देने की कोशिश नहीं की। क्या पता उसका मंगेतर फिर से अचानक प्रकट होकर कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। 10 दिन तक चले इस व्यापार मेले में राघव गारमेंट्स को न केवल आर्थिक लाभ मिला, बल्कि नाम के साथ साथ प्रशस्ति पत्र भी मिल गया। मेले के समापन पर सभी कर्मचारियों को मिठाई के डिब्बे के साथ बोनस भी दिया गया। कुछ दिन बाद शीला के घर के बाहर डाकिया शादी का एक निमंत्रण पत्र डाल गया। रेणु की ननद मीनाक्षी की शादी थी। रेणु के भी साथ लेकर आने का भी आग्रह था निमंत्रण पत्र में। शीला को इस शादी की प्रतीक्षा थी। इस शादी के मौके पर जाकर वह रेणु की शादी की तारीख भी पक्की कराएगी और दूसरी सभी बातें तय कर देगी। इधर रेणु का घायल मन थोड़ा संशंकित था, किंतु मां ने उसे प्यार से समझाया कि अपने प्यार और गुणों से तुम अवश्य उसका मन जीत लोगी। शादी वैसे तो दो आत्माओं का बंधन होता है, पर सामाजिक तौर पर इसमें ढेरों रस्म रिवाज और लेन देन का खुला व्यापार होता है। माँ बेटी ने बस के टिकट बुक कराए और दोनों ने अपने अपने कार्यस्थल से 4-4 दिन का अवकाश ले लिया। मीनाक्षी को उपहार में देने के लिए 2 साड़ियां, चांदी की पायल, 2 किलो मिठाई का डब्बा और 1000 रुपए भी एक लिफाफे में रख दी। बस की खिड़की के पास बैठी रेणु
आज बहुत दिनों बाद महेश के ख्यालों में खोई थी। महेश उससे रूठा हुआ था, मना लेगी, किसी तरह समझा देगी। बाहर के सुंदर प्राकृतिक दृश्य को निहारते हुए वह रूह मानियत के रंगीले सपनों में डूब उतार रही थी। कितना ऊंचा कद और चौड़ा सीना है, नाक नकाश भी कितने अच्छे हैं। महेश के फिल्मी हीरो धर्मेंद्र की तरह लगता है। औरतों की नौकरी करने के खिलाफ है। शादी के बाद नौकरी नहीं करवाता तो ना करवाए, घर में ही ढेरों काम होते हैं। बस स्टॉप पर महेश अपने मित्रों के साथ उन्हें लेने आया था। साथ ही आधुनिक पोशाक में वही महिला मित्र भी थी। गर्मजोशी से सबने इनका स्वागत किया और इनका सूटकेस और बैग उठा लिए। घर में शादी की रौनक थी। कुछ और मेहमान भी पहले से ठहरे हुए थे। पड़ोस में बनी मंदिर की सराय में सबके रहने का प्रबंध किया गया था। दोनों माँ बेटी को एक अलग कक्ष में ठहरा दिया गया। हाथ मुंह धोकर तैयार होने के बाद शादी के लिए लाए उपहारों के साथ लिए वे शादी वाले घर में पहुंच गए। वहां ढोलक पर शादी के लोग गीत गा रहे थे और कुछ महिलाएं नीचे दरी बिछाए लड्डू बांध रही थी। कुछ लोग व्यस्त से इधर उधर आ जा रहे थे। रेणु को देखकर सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वेलकम मेरी होने वाली प्यारी भाभी, कहकर मीनाक्षी दौड़ती हुई आई और रेणु को गले से लगा लिया। रेणु की होने वाली सास ने भी उन्हें आदर पूर्वक बिठाया। चाय पीने के बाद रेणु की माँ भी तैयारियों में हाथ बटाने लगी। रेणु को मीनाक्षी अपने कक्ष में ले जाकर अपने दहेज आदि की चीजें दिखाने लगी। बातों में मीनाक्षी ने बताया कि भैया तो मस्त बोला है, कल से आए हुए हैं, सब मिलकर खूब रौनक लगाते हैं, गाते बजाते हैं। अभी आपको यहाँ छोड़कर अपने मित्रों को गांव के पहाड़ का झरना दिखाने ले गए हैं। रात को ढोलक की थाप पर नाच गाना शुरू हुआ। वहां एक कोने में दारू भी परोसी जा रही थी। रेणु सुंदर गुलाबी सलवार सूट, कानों में बड़े बड़े झुमके और लंबी चोटी बनाए किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। लोकगीत पर उसने भी दूसरी महिलाओं के साथ मोहक नृत्य प्रस्तुत किया। सबने खूब तालियां बजाई। मीनाक्षी ने रेणु का हाथ पकड़कर कहा, मेरी भाभी सबसे सुंदर। अचानक शरारती मुर्दे में महेश ने अपनी महिला मित्र डॉली का हाथ पकड़कर उठा दिया। नहीं, इससे कम। ये सुनकर सभी हंसने लगे। शादियों में ऐसे मजाक चलते हैं। किंतु रेणु के सीने में फिर से कांच की किरच सी चुभ गई। रात को खाना खाते हुए महेश और रेणु साथ साथ बैठे तो रेणु ने यूं ही प्यार भरा उल्हाना देते हुए कहा, मुझे अपने मित्रों के साथ झरना दिखाने नहीं ले गए? अरे तुम तो बाद में कभी भी देख लेना, आखिर तुम्हें हमेशा यही तो रहना है। क्या आप मुझे अपने साथ नहीं रखोगे? रेणु चौंक कर बोली, मीनाक्षी की शादी हो जाएगी, फिर माँ बाबा अकेले पड़ जाएंगे, खेती बाड़ी भी है, इनका ख्याल कौन रखेगा? तुम सब यही रहना, मैं आता जाता रहूंगा। महेश ने कहा, क्या शादी के बाद हम अलग अलग रहेंगे? रेणु को धक्का लगा, वह अवाक रह गई। तो यह है महेश का मैरिज प्लान। रेणु को उदास तथा अनमना देखकर महेश उससे कहता है कि चलो आज खाने के बाद तुम्हें सैर पर ले जाऊंगा, कुछ बात भी करनी है। सैर करते हुए महेश रेणु के कंधे पर हाथ रखकर चूमने की कोशिश करने लगा। रेणु घबराकर उसके बाहु पास से खुद को छुड़ाकर घर की ओर भाग जाती है। उस रात रेणु महेश और अपनी शादी से संबंधित सभी बातों पर मंथन करने लगी। ये कैसा रिश्ता है जहां न इज्जत, न विश्वास, न प्यार, न परवाह का कोई निशान। खुद लड़की घुमा रहा है किंतु मुझ पर शक। आगे सोचते हुए वह महेश और आशीष के बीच तुलना करती है। एक सुंदर, स्वस्थ, बलिष्ठ, शिक्षित, फैशनेबल किंतु व्याभिचारी, और दूसरी तरफ आशीष मासूम चेहरे वाला, संस्कारी पर कम शिक्षित तथा शारीरिक रूप से थोड़ा लाचार पर धनवान, जो सबको सम्मान देता है। धन है पर अभिमान नहीं। और वह स्वयं रेणु शिक्षित, सुंदर, स्वस्थ है, यौवन की दहलीज पर खड़ी युवती है, किंतु आर्थिक रूप से कमजोर है। अगले दिन शाम का समय था।
बारात के आने पर सबको तैयार होकर स्वागत के लिए खड़ा होना था। रेणु भी बेमन से तैयार होकर छत पर टहलने चली गई। पीछे पीछे शीला भी आ गई। रेणु को उदास और परेशान देखकर उसने बेटी के कंधे पर हाथ रखा। रेणु बोली, माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। शीला बोली, बेटी मैं सब देख रही हूँ, समझ रही हूँ। माँ का दिल और आंखें हैं। मेरे पास जल्दी से तुम्हारे हाथ पीले करने की लालसा के पीछे मैं अपनी सुध बुध खो बैठी थी। आपसी समझ, विश्वास और परस्पर प्रेम ही सफल दाम्पत्य की पूंजी है। इनके बिना विवाह बंधन में बनकर भी लोग खुशियों से वंचित रह जाते हैं। बेटा, तुम मुझे जान से भी प्यारी हो। तुम्हारी खुशी से कोई समझौता नहीं करूंगी मैं। विश्वास करो मुझ पर। मीनाक्षी भी दूर के रिश्ते में मेरी बेटी जैसी है। इसकी शादी निर्विघ्न हो जाने दो। चिंता मत करो। घर लौटने के बाद तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा। शीला रेणु से उसके भविष्य की रूपरेखा के बारे में प्रश्न करती है तो वह जवाब देती है, माँ, अब मैं फिलहाल किसी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती। भाग्य ने मेरे भविष्य के लिए संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। उस द्वार में आगे बढ़कर मैं अपना भविष्य बनाना चाहती हूँ। धन तथा मान बढ़ाना चाहती हूँ। जब भी चीजें मेरे पास होंगी तो और भी अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। बेटी, मुझे डर है कि कहीं शादी टाल देने पर, मतलब देर हो जाने पर, तुम जिंदगी में अकेली न पड़ जाओ। माँ, आपने भी तो शादी की थी और 4-5 साल की शादी के बाद विधवा होकर फिर अकेली पड़ गई। मेरी शादी हो जाने के बाद फिर अकेली पड़ जाऊंगी। फिर उस आयु में अकेली निस्सहाय होकर कहाँ जाऊंगी माँ मैं? तुमने मुझे बड़ी कठिनाइयों से पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं चाहती हूँ कि कुछ समय तक कठोर परिश्रम करके तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतने पैसे डाल दूं कि बुढ़ापे में मेरी माँ इज्जत की रोटी खा सके। उसे घर के काम ना करने के लिए भटकना ना पड़े। तब तक क्या तुम अपनी इस बेटी को अपने हाथ से रोटी बनाकर नहीं खिलाओगी? शीला बेटी की बातें सुनकर भावुक हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। माँ, सोचने वाली बात है कि एक बेटा जब शादी करके आशा करता है कि उसकी माँ उसके साथ रहे और उसकी पत्नी उसकी सेवा करे, तो एक लड़की शादी के बाद अपनी आशाएं बूढ़ी माँ को अपने साथ क्यों नहीं रख सकती? शीला बोली, क्या तुम एक बार आशीष के बारे में? ना, मैं आशीष के बारे में और ना किसी के बारे में सोचना चाहती हूँ। अभी मैं बूढ़ी तो नहीं हो गई हूं ना। रिश्ते और भी आ जाएंगे। एक बात और, शादी के लिए कुंडली मिलान से अधिक महत्वपूर्ण है मानसिक, बौद्धिक और आर्थिक स्तर पर बराबरी। चलो माँ, नींद आ रही है। सुबह काम पर भी जाना है। समय चक्र आगे चलता रहा। खेड़ों के हुनर, कठोर परिश्रम तथा नए नए प्रयोगों से राघव शोरूम की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। खेड़ों के पास दूसरे शोरूम से भी नौकरी के प्रस्ताव आने लगे। राघव गारमेंट्स ने स्वयं एक नया शोरूम खोलकर रेणु को वहां का मैनेजर नियुक्त कर दिया। 3 साल बाद रेणु ने आशीष से शादी कर ली और 3 वर्ष के अंदर राघव गारमेंट्स की 3 शाखाएं खुल गई। राघव साहब के शरीर पर अब बढ़ती आयु का प्रभाव दिखने लगा था। उन्होंने एक शोरूम अपने नाम छोड़कर एक शोरूम आशीष और रेणु के नाम लिख दिया। आशीष अब संकोची, शर्मीला और हीन भावना से ग्रस्त नहीं रहा। अब वह आत्मविश्वास से भरा नौजवान था। शीला अब घर घर काम करने नहीं जाती। एक काम वाली अब उसके घर काम करने आती है। रेणु और आशीष का शेष जीवन प्रेम, सफलता और खुशियों से भरा था। लोगों में उनकी सफलता के चर्चे होते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।